डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस का पेपर 2 जनरल स्टडी जीएस का पेपर 2 अब हो चुका है ना। 5 बजे लगभग पेपर ख़त्म हुआ है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने जीएस 1 का एनालिसिस कर लिया है। एससे पेपर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, कहाँ पर चीज़ें हैं, क्या बदलाव हैं, किस तरह से यूपीएससी जो है किस अपने आप को इवॉल्व करते चले जा रहा है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखी। जीएस पेपर 2 को हम लोग जल्दी से देखेंगे। 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और हमारा वही प्रोसेस रहेगा, हम लोग थीम को समझने का प्रयास करेंगे। मेरी अल्टीमेट कोशिश आप लोगों के लिए ये है कि आप पेपर किसी भी तरह का आए, आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में बिना प्रेशर के आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। थोड़ा सा पेपर की हालत खस्ता है, तो आप लोग कोशिश करेंगे, मैं प्रश्न को पढ़ लूंगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना करें। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझें कि क्या पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका संवैधानिकरण किया है? क्या मानना है आपका इस पक्ष में? किया है, तभी तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है ना। सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझ लीजिए आप। यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया है इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कैसे आपको इसको सोचिए कि किस तरह से इसका संवैधानिकरण कर दिया है, ये चीज हम लोग जल्दी से देखते हैं। देखिए कई ऐसे वाद हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ना, उसने संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे उनको जोड़ दिया है। कैसे, हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद, कुछ एग्जांपल्स आप लोग नोट करके रखेंगे। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला था कि जो अनुच्छेद 21 है ना, जीवन का अधिकार के तहत, आपको पता होगा इसके तहत जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत हमारा जो है मौलिक अधिकार है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप जो स्वस्थ वातावरण है ना, वो भी इसी तहत शामिल है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, और ये क्या है, एक मौलिक अधिकार बन गया। आप सोचिए, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने इसको कि किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिक को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, ठीक है ना, और स्वच्छ पर्यावरण का एक अधिकार है। तो आप सोचिए क्या कर नहीं दिया यूपीएससी ने, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या संवैधानिकरण नहीं कर दिया? कर दिया ना, पर्यावरणीय समस्या थी। उसके अलावा एक एग्जाम्पल आप और देखिए बॉम्बे डाइंग वाद था, एक बॉम्बे डाइंग वर्सेज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक है, वाद है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सतत विकास को लेकर इसको पहचाना सुप्रीम कोर्ट ने। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, आपको पता है भारत में लगातार पर्यावरणीय कानून आए 1986 में। इसके बाद में क्या आया था? पर्यावरणीय संरक्षण अधिकार। 1974 में जल संरक्षण का अधिकार आया। 1981 में वायु का अधिकार आया, ठीक है ना, वायु प्रबंधन का अधिकार, कानून आया। कानून आप समझेंगे इस चीज को कि किस तरह से भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद लगातार पर्यावरणीय कानूनों का निर्माण कर और स्वच्छ वातावरण के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसी डायरेक्शन में आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रेखांकित कर दिया इसके बाद में। इस वाद का नाम मैं दोबारा से आप लोगों के लिए बोल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। बॉम्बे डाइंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाद, इसको इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसको पहचाना? सतत विकास को। तो अब मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि नहीं संवैधानिकरण? चीजों का कर रहा है ना, इसी चीज को आपको समझना है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एमसी मेहता वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये पता है वाद किसके बाद आया था? भोपाल त्रासदी हुई थी ना, भोपाल त्रासदी के बाद आपको पता है मिथाइल आइसोनेट का किस तरह से रिसाव हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद उसके कहीं ना कहीं पर संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी जान माल की हानि होगी कंपनी की तरफ से उसका भरपाई की जाएगी,
ठीक है, अगर कंपनी की गलती है उस मैटर में, तो कहीं ना कहीं पर आप ये सब एग्जांपल क्या आपको शो करते हैं, जल्दी से इस चीज को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पर पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण कर दिया। ये क्वेश्चन आप समझ गए हो, जल्दी से देखते हैं, 20 क्वेश्चन है, स्पीड रखनी होगी हमें। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। कौन से अनुच्छेद के तहत है ये? अनुच्छेद 19 के तहत है ना। आपको कहीं पर भी आप संचार कर सकते हैं, आबाद रूप से आप लोग घूम सकते हैं, बट इसकी कुछ सीमाएं हैं। यूपीएससी ने सीधी इसकी बात की बोली है कि सभी नागरिकों को ये अधिकार तो है, भारत के नागरिकों को है ना अधिकार तो है, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऐसी स्थिति में कुछ सीमाएं भी हैं, और वो सीमाएं क्या हैं आपको पता है ना। इस चीज को लेकर आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आबाद संचरण का अधिकार दिया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भारत सबके लिए एक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अगर हमारा मन है, हम घूमना चाहते हैं, भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस सोच को बढ़ावा देने के लिए इस अनुच्छेद को लाया गया था और ये अधिकार दिया गया। बट ये असीम नहीं है, इसकी सीमाएं हैं। जैसे आम लोगों के हित जो है ना, वो इससे कहीं ना कहीं पर उनका हनन नहीं होना चाहिए। आम लोगों के हित की दृष्टिकोण से सरकार इसको प्रतिबंधित भी कर सकती है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो एसटीज होते हैं, जनजातीय होते हैं, जनजातियां होती हैं, उनके अधिकारों के लिए भी आप उनका जो है कहीं ना कहीं पर होता है ना कि कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर जनजातियां निवास करती हैं। ऐसे दृष्टिकोण से हम वहां पर किसी को आबाद विचरण का अधिकार दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। कहीं ना कहीं पर हो सकता है वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाए, तो उनके हितों की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी हम इसको वंचित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो कुछ चीजें, जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने किया था ये, एड्स पीड़ित व्यक्ति जो है, एड्स पीड़ित व्यक्ति को ना रोक दिया था सार्वजनिक रूप से उपलब्धता को, कि आप सार्वजनिक रूप से विचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पर ऐसी समस्या है जो बाकी लोगों को प्रभावित कर सकती है। इससे क्या हुआ, आम लोगों के हित प्रभावित हो रहे थे ना। अगर एड्स पीड़ित व्यक्ति सार्वजनिक रूप से विचरण करता है तो आम लोगों के हित प्रभावित होंगे, तो इसको कहीं ना कहीं पर सुरक्षा प्रदान की गई और इसके लिए इस व्यक्ति को रोक दिया गया। इसी तरह का एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का वैश्या को लेकर भी आया था कि आप भी सार्वजनिक रूप से वितरण ना करें, इस चीज को कहीं ना कहीं पर आम लोगों के हित जो हैं वो प्रभावित होते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये चीजें हम लोग समझ ली बहुत अच्छे से। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आपकी राय पूछ रहा है, भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस तरह से किस सीमा तक परिवर्तित किया है? अब देखिए, पहले शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ कैसे है, सबसे पहले तो ये बताइए हुआ कैसे है ये शक्ति का विकेंद्रीकरण तीसरे स्तर पर हुआ है ना। तीसरे स्तर पर शासन कैसे? 73वां और 74वां संविधान संशोधन याद आ गया होगा आपको, ठीक है। पंचायतों की बात करता है ये नगर पालिकाओं की बात करता है, ठीक है, स्थानीय शासन की बात करता है ये। अब आप सोचिए कि ये हुआ विकेंद्रीकरण, काफी लंबी प्रोसेस चला, इसको आपको पता होगा किस तरह से काफी लगभग 100-150 साल के संघर्ष के बाद चीजें धरातल पर उतर पाई। आजादी के बाद भी कितने साल लग गए देश में तीसरे स्तर की कहीं ना कहीं पर सरकार की स्थापना करने के लिए, स्थानीय शासन को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए कितने साल लग गए आप सोचिए ना। 1992 और 1993 में आया ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ऐसी स्थिति में अब पूछ क्या रहा है यूपीएससी, क्या जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को इसने परिवर्तित किया है क्या? ऑब्वियसली किया है। क्या कुछ हो गया? एक तो स्थानीय भागीदारी हुई, ये तो इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, पंचायतों के माध्यम से लोग जुड़े। दूसरा क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का भी जन्म हुआ। नेतृत्व, देखिए गांव का एक व्यक्ति ही सरपंच है, उसी के लोग उसको जानते हैं और वो जिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उसके नेतृत्व के तहत उन्हें काम करने में कोई दिक्कत होगी क्या? सरपंच के नेतृत्व के तहत, है ना, नहीं होगा ना समस्या। तो कहीं ना कहीं पर ये। तीसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, इसमें महिलाओं की भागीदारी इंक्रीज हुई ना, तो इससे भी तो पार्टिसिपेशन बढ़ा। कई समुदाय जो हैं, जैसे अब इसमें क्या किया गया, आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति को। तो आरक्षण के माध्यम से क्या चीजें हुई, कहीं ना कहीं पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया, इससे सामुदायिक प्रतिनिधित्व हुआ। सामुदायिक और सामूहिक प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं इसको आप, सामूहिक प्रतिनिधित्व
ठीक है ना, सभी का शामिल हुए किस में, विकास की भागीदारी में और डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में ये लोग भी, स्थानीय स्तर के लोग भी कहीं ना कहीं पर शामिल हुए। बहुत आसान है, चीजें समझ सकते हैं आप। कहीं ना कहीं पर यूपीएससी जो है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने की कोशिश ज्यादा कर रहा है, इसमें फैक्चुअल नॉलेज कम आंक रहा है। अब आप देखिए चौथा प्रश्न, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका। अब तो ये सीधा ही पूछ लिया है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट होता है, और इस पद का गठन पता है क्यों, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है इसका, अल्टीमेट उद्देश्य राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए। ये बोला जाता है, पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत की बुक में, राजनीतिक निरंतरता का पद है ये। क्यों, क्योंकि जब अगर भारतीय राष्ट्रपति को कुछ इशू होता है तो कहीं ना कहीं पर भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है, वो जो पोजीशन है वहां पर कोई मतलब खाली सीट नहीं होनी चाहिए, रिक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए इस पद का गठन किया गया। लेकिन इसकी प्रमुख भूमिका क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति है ये, है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति। जब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है ना, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति ही रहता है। अच्छा, अब राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते इसके क्या क्या, इसका रोल क्या है, भूमिका पूछी है ना यूपीएससी ने, इसकी भूमिका की विवेचना करिए। ठीक है, इस तक लिमिट रखना है अपने आप को प्रश्न के आसपास। देखिए 150 वर्ड्स हैं, मैं क्यों इतना ही बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है 150 वर्ड से ज्यादा हमें लिखना नहीं है, हमें जितनी जरूरी है उतना आप लोगों को समझा रहा हूं। जल्दी से देखिए, सभापति जो है, पहली चीज तो ये आप देखिए कि कार्यवाही, जो सदन की कार्यवाही है ना, सदन की कार्यवाही जो है उसमें इसका निर्णय अंतिम होता है। मानेंगे ना, जैसे अध्यक्ष है लोकसभा में, सेम वैसे ही है ये। ठीक है, और दूसरा सदन के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है, संविधान के प्रावधानों का और जो भी आप देखेंगे कि कानून है, कोई नियम प्रक्रियाएं हैं, तो अंतिम व्याख्याकार के रूप में माना जाता है किसको, राज्यसभा के पदेन सभापति को। राज्यसभा के लिए, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, राज्यसभा की बात कर रहा हूं। ये हुआ रोल के नहीं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ। उसके अलावा क्या क्या इसके चीजें हो सकती हैं बताइए। राज्यसभा का सभापति जो है वो पहली चीज तो इसका डिफरेंस देखिए आप, सदन का सदस्य नहीं होता ये, है ना, सदन का सदस्य नहीं होता है। जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो सदन का सदस्य भी होता है। ये थोड़ा एक डिफरेंस भी समझ लीजिए आप, सदस्य भी होता है। ठीक है, दोनों ही लोग जो हैं, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो, दोनों ही पहली बार मत नहीं देंगे। अगर मत बराबर हो रहे हैं तब वो निर्णायक मत देने में सक्षम है ना। थोड़ा सा एक चीज यहां पर मैं और एडिशन कर देता हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष को 2 एक्स्ट्रा पावर हैं, पता है क्या। एक तो मनी बिल जो है, मनी बिल को डिसाइड करने का, धन विधेयक जिसको बोलते हैं, धन विधेयक है या नहीं, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को। और दूसरा, जब जॉइंट सिटिंग होती है, संयुक्त सदन होता है, सत्र होता है, जब दोनों ही सदनों का संयुक्त सत्र, उसकी जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये थोड़ी विशेष पावर दी गई है लोकसभा अध्यक्ष को, अदरवाइज लगभग इन दोनों की पावर सेम है। मेन चीज ये ध्यान रखेंगे कि सदन की कार्रवाई में ना ये ज्यादा चीजें, जैसे यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेंगे, जैसे मान लीजिए गुप्त बैठक बुला सकता है ये, ठीक है ना, इसको पावर दी गई है, गुप्त बैठक बुला सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ सदस्य अगर मान लीजिए सदन के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पर बाहर का रास्ता भी यही दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी पावर इनको दी गई है। तो मुझे लगता है राज्यसभा के सभापति के तौर पर चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना करिए। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं आप लोग, कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पता है ना, एनसीबीसी पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो कमीशन था, ये पहले क्या था, स्टैच्यूटरी बॉडी था, मतलब सांविधिक निकाय था ये। और किस अधिनियम के तहत, 1993 एक्ट के तहत। ठीक है, संवैधानिक था। अब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। कौन से अधिनियम उसके तहत, संवैधानिक संशोधन 102वां। ठीक है ना, 102वें संशोधन के तहत, संवैधानिक संशोधन के तहत इसको दर्जा दे दिया गया संवैधानिक निकाय का। एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई। अब इसकी भूमिका क्या है, रोल क्या है इसका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पिछड़े वर्गों से संबंधित है ये, तो पिछड़े वर्गों से संबंधित कोई शिकायत है, मान लीजिए शिकायत है, उसकी निगरानी करेगा ये, जांच करेगा, है ना, उसकी निगरानी और जांच का कार्य है, इसका मेन प्रमुख कार्य तो यही है। दूसरा क्या है, ये
पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेने पर ध्यान देता है वो, ठीक है, उनका सामाजिक आर्थिक विकास में वो लोग उस प्रोसेस में शामिल हैं कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा इसकी भूमिका क्या पे हो सकती है। एक तो आप ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को मतलब प्रेसिडेंट को, ठीक है, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करता है। ये ध्यान रखिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करता है, पिछड़े वर्गों के संबंध में कोई भी चीज़ होती है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है। ये चौथी चीज़ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर अगर राष्ट्रपति ने इसको कोई कार्य दिया है, राष्ट्रपति ने इसे कोई कार्य दिया है तो उसको भी निर्वहन यही ही करेगा, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और देख लीजिए कि दीवानी न्यायालय के तौर पर कार्य करता है। ये जब किसी शिकायत को सुनता है ना, उनसे रिलेटेड, पिछड़े वर्गों के रिलेटेड, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लासेस को लेकर अगर किसी तरह का कोई शिकायत है, कोई उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन है, तो उसकी सुनवाई के दौरान ये दीवानी न्यायालय के रूप में, भूमिका के रूप में कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको चीज़ें दी गई हैं। साथ में आप ना जब यूपीएससी पूछता है ना तो थोड़ा सा आप कोशिश करें एक दो इसके मुद्दे भी लिख दें। सीमाएं, क्या सीमाएं हैं, जैसे इसकी जल्दी से देखेंगे, दो सीमाएं इंपॉर्टेंट क्या हैं। एक तो इसकी सिफारिशें जो है ना वो बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो है कमी है। दूसरा, इसके अंदर ये पावर नहीं है कि ये पिछड़ेपन को परिभाषित कर सके, ये सरकार के अपने पास पावर है, ठीक है ना, परिभाषित कर सके, ठीक है। उसकी सूची के अंदर कौन शामिल होगा ये भी कहीं ना कहीं पर राष्ट्रपति और सरकार ने अपने पास पावर रखी है, तो कहीं ना कहीं पर इसकी ये कुछ लिमिटेशन है। ये समझ गए। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। गति शक्ति योजना को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य तर्क समन्वय की आवश्यकता है। समझ गए आप इस प्रश्न को। पहले तो मुझे ये बताइए गति शक्ति योजना है क्या, क्या है ये। जो लॉजिस्टिक लागत है ना, लॉजिस्टिक लागत जो है इसे कम करने के लिए, लॉजिस्टिक लागत जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, इसे कम करने, प्लस एक चीज और है, बुनियादी अवसंरचना जो है, बुनियादी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। इसको तो आप परिचित होंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुनियादी अवसंरचना जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना है, उसके लिए ये लाई गई है। 2019 में ना सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी, एक पाइपलाइन लेके आई थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना। इसके तहत लगभग 110 लाख करोड़ का ये परियोजना है, ठीक है ना, अवसंरचना का विकास करना है। इसी योजना को इसके तहत शामिल कर लिया जाएगा। एक चीज तो ये समझिए आप, ठीक है ना, जो गतिशक्ति योजना है इसको शामिल कर लिया जाएगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। दूसरा, इसके अंदर लगभग 16 मंत्रालय जो हैं वो मिलकर काम करेंगे इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? बुनियादी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए, लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए। ये तो हो गया गतिशक्ति योजना। प्रश्न क्या पूछ रहा है थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताएंगे आंसर में, शुरुआत में। उसके बाद प्रश्न ये है कि क्या ये पॉसिबल है क्या सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग के बिना? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 110 लाख करोड़ की तो परियोजनाएं हैं, है ना, लगभग 16 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या ये अकेली सरकार कर सकती है? इसको पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है मैं बताता हूँ। देखिए, सरकार के ना कुछ आपको पता होगा, जो सरकारी व्यवस्था होती है ना उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। क्या सीमाएं पता है? उसी में निजी क्षेत्र जो है अग्रिम होता है। जैसे तकनीक सरकार के पास उतनी बेहतर नहीं होती जितनी निजी क्षेत्र के पास होती है। कौशल जो है उसकी सरकारी जो संस्थान है उसमें कमी होती है, निजी क्षेत्र में कौशल बहुत बेहतर है। आप समझेंगे ना इस चीज को। और तीसरा, कार्य की जो समाप्ति की जो दर है, अब मैं इसको बोलूंगा कार्य कंप्लीट करने का जो समय सीमा है, समाप्ति की समय सीमा है, ये किसमें ज्यादा होती है? निजी क्षेत्र में, ठीक है। निजी क्षेत्र जल्दी से कार्य को कंप्लीट कर देता है। ये चीजें सरकार में तो लटकी रहती हैं, आपको पता है कितने कितने साल प्रोजेक्ट जो है मेट्रो के लटके रह जाते हैं सरकार में। अब ये बताइए, ये अगर आप लिख देंगे तो क्या एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा? जितने मार्क्स का प्रश्न है मुझे लगता है अच्छे से, मतलब 6 से 7 मार्क्स आप लेके डूबेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं पर आपको समझना होगा कि इस तरह से प्रश्न को हैंडल करना है। ये कोई लिखा हुआ थोड़ी है कहीं पर, ये आपको प्रश्न को अंडरस्टैंड करना है और उससे आंसर इसका निकालना है ना। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। ये बात सही है क्या? क्या समझते हैं आप इससे? 2016 का एक्ट है, ठीक है, डिसेबल व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले तो इनको दिव्यांग बोला गया उस एक्ट में। दूसरा, क्या क्या प्रावधान है जल्दी से देखिए।
एक तो इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा कहीं पर भी, चाहे स्कूल में हो, चाहे चिकित्सालय हो, कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह में, कहीं पर इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, जितना भी सार्वजनिक अवसंरचना है ना, सार्वजनिक अवसंरचना जैसे मान लो मेट्रो है, तो इसमें इनके लिए कोई ना कोई व्हील चेयर उपलब्ध होगी, इनके लिए आसानी होगी, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे जिससे डिसेबल व्यक्तियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब बात तो ये होगी, ये तो अधिकार कुछ दिए गए उसके अंदर 2016 के एक्ट के अंदर। पूछ क्या रहा है, अब क्या सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना, अब क्या है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न यूपीएससी ड्रॉ करता है। मुझे कई बार सच में मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसने अपने आप को इतना बेहतर तरीके से स्थापित किया है। आप समझिए इस चीज़ को कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें हों लेकिन संवेदनशीलता ना हो। कैसे समझेंगे इसको, देखिए आईएएस ऑफिसर है ना, आईएएस अधिकारियों में संवेदनशीलता ही नहीं है तो ये इंप्लीमेंट होंगे क्या? कौन देखेगा भेदभाव कहाँ पर हो रहा है, अवसंरचना में दिक्कत है, व्हील चेयर उपलब्ध है कि नहीं है, उनको दिव्यांग कोई बोल रहा है या गलत बोल रहा है, देखेगा क्या कोई? आईएएस अधिकारी को अगर फर्क ही नहीं पड़ता है तो क्यों देखेगा फिर वो? नुकसान तो फिर फायदा हुआ इस एक्ट का? कुछ नहीं हुआ ना। नागरिकों की भी बात कर रहे हैं, आप जल्दी से देख लीजिए, मैं जल्दी से आपको चीजें समझा रहा हूं, चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यूपीएससी 2023 के मेंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस डिस्कशन से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नागरिकों के लिए क्या बोल रहा है, नागरिकों के का संवेदनशील होना जरूरी है कि नहीं, ये तो सबसे पहली कंडीशन है, क्योंकि नागरिक सबसे पहले इन लोगों के टच में आते हैं, दिव्यांगों के। आप देखते हैं ना कहीं पर आप चलते फिरते देखेंगे किस तरह से किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, किसी कोई व्यक्ति पैरों से अफाइज है, तो हम लोग अगर संवेदनशील नहीं है तो ये चीज़ें कहाँ से पूरी हो पाएंगी? आप मुझे बताइए ना, मैं तो आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, यही पूछ रहा है यूपीएससी, इसको एक्सप्लेन कर देना वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं इस पेपर में। आगे देखिए, प्रश्न 8वां हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ अच्छे से देखिए क्या प्रश्न है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, डीबीटी की बात कर रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था डिलीवरी सिस्टम में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, मान रहा है यूपीएससी की एक अच्छी चीज है ये डीबीटी, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बेनिफिट कैसे है, थोड़ा सा प्रगतिशील बताएंगे ना कैसे? जल्दी आप सोचिए, एक तो तीव्र डिलीवरी होने लगी चीजों को लेके, है ना, कोई भी भुगतान जल्दी होने लगा कि नहीं। अगर आप तुरंत यहाँ से आप लोगों ने किसान मानधन योजना हो या किसान सम्मान निधि के तहत पैसा ट्रांसफर किया, तुरंत जो है वो किसान के खाते में चला गया ना, वो तुरंत किसान के खाते में चला गया, तो कार्य जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक समय था कि आप इतना समय तक वेट करना पड़ता था। फिर दूसरा, इससे क्या फायदा हुआ? भ्रष्टाचार में कमी हुई कि नहीं? लीकेज जो हो जाता था, कुछ लोग बीच में खा जाते थे, अब सीधा किसानों के खाते में जा रहा है पैसा, सीधा महिलाओं के खाते में जा रहा है, ठीक है, एलपीजी के लिए। तो ये बेहतरीन है कि नहीं, ये फायदे हुए कि नहीं, ये बताएंगे आप सबसे पहले थोड़ा सा, फिर जल्दी से आप बताएंगे इसकी सीमाएं। यहाँ पर देख लेते हैं सीमाएं क्या हैं। एक तो मुझे आप ये बात बताइए, अगर मान लीजिए अशिक्षित लोग ज़्यादा है भारत में, है ना, आपको पता है काफ़ी सारे लोग जो अभी भी 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अशिक्षित है, इनको अगर ये समझ ही नहीं आया खाता और ये सब चीज़ें, फिर क्या करोगे? ठीक है, खाता खोलना कैसा है, फिर इसको डिजिटल रूप से चेक कैसे करना है, फ़ोन भी कई लोगों को चलाना आता, तो कैसे उनको फ़ायदा होगा क्या इस चीज़ का? नहीं होगा ना, एक सीमा होगी ये कि नहीं। दूसरा, एक बताइए, क्या इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है? ठीक है, इंटरनेट उपलब्धता है हर जगह? नहीं है, उसकी भी कमी है। इस डिजिटल अवसंरचना के रूप में शामिल करेंगे आप इसको, डिजिटल अवसंरचना की कमी है। एक पॉइंट यहाँ पर आपके सामने ही पॉइंट बनाता चला जा रहा हूँ मैं, सीधा सामने आपके निकाल के दे रहा हूँ, कैसे निकालोगे आप। तीसरा, आप यहाँ पर देखिए, मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास हो, ये आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं? चलो मान लिया, जैसे इंटरनेट मान लो जरूरत ना भी हो, आपने बिल्कुल आधार कार्ड के माध्यम से चीज़ें कर दी, पर मोबाइल तो फिर भी चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए कि मेरे खाते में पैसा आ गया। वो वहाँ पर मोबाइल नहीं है, वो पढ़ भी नहीं पा रहा है। ये कुछ सीमाएं हुई कि नहीं आपके सामने, बताएं मुझे, यही पूछ रहा है वो। तो ये बता देना है वहाँ पर, बिल्कुल क्लियरली बता देना है कि इन सीमाओं के चलते बहुत ज़्यादा सफलता नहीं कर सकते, हमें इन पर काम करना पड़ेगा, तब जाके डीबीटी योजना ज़्यादा प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो पाएगी। आगे देखते हैं, अब आ गए हैं हमारा फेवरेट टॉपिक जो आईआर है, उसके प्रश्न यूपीएससी ने क्या पूछे, हम लोगों ने ये किया भी था। भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका का विवेचना कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है कि नहीं भारत? कैसे?
1987 के दौर में जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, है ना, उस समय भारत ने अपनी सेना भेज दी थी। पहली बार ऐसा किया था भारत ने किसी अलग देश में, हालांकि क्रिटिसाइज किया गया था राजीव गांधी को बहुत ज़्यादा उस समय, भारत ने अपनी सेना भेजी थी। तो ये मित्रता को दर्शाता है कि नहीं। फिर आप सोचिए कि जब जब भारत को मतलब कोई भी इशू हुआ है श्रीलंका को, भारत ने मदद की है श्रीलंका की। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है जो आपको मैंने सबसे पहली लाइन में बता दिया, ये बताना जरूरी है, वहां पर एग्जामिनर यही जानना चाह रहा है। फिर दूसरा मुझे ये बताइए, वर्तमान संकट में भारत ने क्या मदद की है? $2 बिलियन की एड दी है श्रीलंका को, बहुत बड़ी राशि है ये, है ना, दी है ना एड, लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में हम लोगों ने दिया है कि नहीं? कि आप कोई नहीं, आप दिक्कत है हम आपके साथ हैं। बहुत सारा खाद्यान्न भी भारत प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पर श्रीलंका के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपकी जो कहीं ना कहीं पर अस्थिरता आ गई है श्रीलंका में, हालांकि अब चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं, क्योंकि देखिए श्रीलंका में आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट का कारण मैंने आपको कई बार आईआर की वीडियोस में बताया, चीन के ऋण जाल में फंस गया था श्रीलंका, है ना। पहले ऋण जाल दिया, फिर उससे प्रोजेक्ट लेने लगा श्रीलंका से। तो ऐसी स्थिति में और कुछ कारण और भी थे श्रीलंका के आर्थिक संकट के। एक तो कोविड-19 से प्रभावित हुआ वो बुरे तरीके से, ठीक है, पर्यटन उसकी मेन चीज़ है और पर्यटन बंद हो गया कोविड-19 में। दूसरा, कोविड-19 में जो कमर्शियल फसलें हैं जैसे रबड़ हो गया, ठीक है ना, जूट हो गया, इन चीज़ों का जो निर्यात है वो प्रभावित हुआ, और इसी का उत्पादन करता है चाय का श्रीलंका। अब इसकी आपूर्ति वो हो गई तो निर्यात भी कहीं ना कहीं पर प्रभावित हुआ, तो श्रीलंका में आर्थिक संकट है। ये सब चीज़ों के चलते श्रीलंका में आर्थिक संकट आया। लेकिन भारत ने ये नहीं कहा कि आप चीन की वजह से इस सिचुएशन में हो तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, भारत ने फिर भी उसकी मदद की। तो ये चीज़ आप लोग समझा सकते हैं कि भारत किस तरह से एक प्रभावी भूमिका इसमें निभा रहा है। अब आगे देखते हैं, हमारे लगभग आप 10वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं? इस संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य कैसे प्राप्त हुई? देखिए ना, यूपीएससी ने एक थोड़ा मुझे कई बार लगता है डाउट, इतने बड़े प्रश्न को 150 वर्ड्स में कोई कैसे लिखेगा? कितने सारे प्रश्न पूछ लिए। देखिए, बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन, पहले इसको एक्सप्लेन करें, फिर समानताएं और असमानताएं बताएं, फिर इधर से आप बताएं कि विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हो रहे हैं, है ना। थोड़ा सा यूपीएससी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर थोड़ा बच्चों के साथ ज्यादती कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर बिम्स्टेक, थोड़ा डिफरेंस जल्दी से हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या है इन दोनों संगठनों के बीच में। देखिए, सार्क किसके लिए डिसाइड किया गया है? वर्ड में ही साउथ है, ठीक है ना, तो दक्षिण एशिया के लिए है। ये दक्षिण एशिया का एक संगठन है, भू राजनीतिक संगठन है। इधर आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर ज़्यादा फोकस करता है, उसमें ज़्यादा देश इसमें शामिल हैं, ठीक है ना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब देश जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। सार्क में कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे आप मानेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, दक्षिण एशिया, उसके देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब देश इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। पहली चीज डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर क्या ये समानांतर संगठन है, क्या मान सकते हैं इसको? देखिए, प्लेटफॉर्म तो एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो बिम्स्टेक है ना, ये आर्थिक पक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना, आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है। और जो ये है सार्क है, ये कहीं ना कहीं पर भू राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। कोशिश तो इन लोगों ने भी कही थी, शुरुआत में कहा था कि हम अच्छे रिश्ते बनाएंगे, एक अच्छा गठजोड़ बनाएंगे, ताकि कल को हम किसी के साथ बार्गेनिंग कर सकें, पश्चिम देशों के साथ, बड़े बड़े देशों के साथ, ठीक है। दूसरा, आप एक मुझे बताइए, समानता और असमानताएं क्या है? असमानता तो आपने देख ली ना कि इसके अंदर ये दक्षिण एशिया के लिए या इसके लिए है, बे ऑफ बंगाल के लिए। दूसरा, आप देखिए, थोड़ा सा एक पक्ष यहाँ पर समझिए, सार्क की ना बैठक नहीं हुई, ठीक है, उरी अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने कहीं ना कहीं पर जो है सार्क की बैठकों को भारत पीछे हट गया, मतलब की नहीं। पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा अटकाता है इसमें। भारत ने सार्क सैटेलाइट बनाया तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। दक्षिण एशिया के लिए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की सार्क के तहत भारत ने, उसमें भी पाकिस्तान ज़्यादा भागीदारी नहीं बना। तो पाकिस्तान जो है ना, भारत को कश्मीर का मुद्दा बार बार उस पर लेके आता है, लेकिन जो विश्लेषक हैं वो ये बोलते हैं कि देखिए, आप जो सार्क है ना, इसमें द्विपक्षीय चीज़ें मत लेके आइए भारत और पाकिस्तान, इसको एक संगठन के तौर पर देखें, तब जाके आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जल्दी से समझिए इसको।
भारत ने, ये क्वेश्चन पता है यूपीएससी ने क्यों पूछा है? क्योंकि भारत ने बीमस्टेक को एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखना शुरू कर दिया। किसके अल्टरनेटिव के तौर पर? सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पर। क्यों? देखिए, सार्क तो आपको पता है कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल आप इसको मानेंगे कि बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में है, ठीक है, ठंडे बस्ते में पड़ा है ये। और ये जो है थोड़ा सा एक्टिव है। तो भारत ने सोचा कि ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बांग्लादेश के साथ सहयोग करेंगे, म्यांमार के साथ करेंगे, श्रीलंका के साथ करेंगे। ट्राइलेटरल हाईवे भारत इस्टेब्लिश कर रहा है इसके माध्यम से, है ना। ट्राइलेटरल भारत, श्रीलंका, भारत जो है, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये जो देश है मिलकर अपना कर रहे हैं, एक त्रिपक्षीय जो है एक हाईवे स्टैब्लिश कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अन्य परियोजना, अवसंरचना परियोजनाओं पर भी ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ गए ना। भारत ने सोचा कि बीमस्टेक को हम लोग थोड़ा एक्टिव करते हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि सार्क ना बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकता है। बीमस्टेक का विकल्प अभी सार्क के लिए बनना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीमस्टेक की रेगुलर मीटिंग्स ही नहीं होती हैं। बहुत लंबे समय तक ये संस्था जो है ये भी ठंडे बस्ते में रही है। तो भारत को सोचना होगा कि किस तरह से, एक चीज़ है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करके ये कहें कि भैया आपको द्विपक्षीय चीज़ों को बीच में नहीं लाना है। हम एक संगठन के तौर पर सार्क को आगे लेके चलते हैं ताकि दोनों देशों का विकास सुनिश्चित हो पाए। और हम जैसे ये है ना कहीं पर जो बड़े बड़े टीपीपी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वगैरह, ये इन ऑर्गेनाइजेशनों से, इन तरह के जो संगठन हैं, इनके साथ हम अच्छे से डील कर पाएँ, नेगोशिएट कर पाएँ अच्छे से, हमारी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो। जब हम कई देश आपस में मिलकर बात करेंगे ना, तो हमारी बात को ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर इन सब चीज़ों को लेकर यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है। अब हम लोग आगे से देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया के विवेचन कीजिए। किन आधारों पर जो है किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, उसके पास कौन से उपचार उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आप 1951 के एक्ट को हम लोग जल्दी से देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और प्रश्न क्यों पूछा है। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरपीए जो एक्ट है, 1951 का जो एक्ट है ना, ये क्या है, इसके अंदर संसद और देखिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य विधानसभाओं के चुनावों का आयोजन है। इसके अंदर कुछ कुछ प्रोविजन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आयोजन होता है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर प्रशासनिक मशीनरी, चुनावों के दौरान क्या प्रशासनिक मशीनरी कैसे वर्क करेगी, उसके बारे में भी प्रावधान है। तीसरा इसके अंदर क्या है कि सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता दोनों को निर्धारित करने के लिए प्रावधान है, ठीक है। इसी पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है निर्योग्यता को लेकर कि कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। अब आप जल्दी से समझिए कौन कौन से आधार हैं, ठीक है, इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रश्न पे आ रहे हैं, जल्दी से प्लंज कर रहे हैं प्रश्न पे। देखिए आधार कौन से, एक तो पहली चीज, चुनावों में अगर वो भ्रष्ट आचरण करता है, चुनावों में भ्रष्ट आचरण अगर वो करता है तो उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, आचरण। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी ऐसे अपराध में शामिल है वो जहां पर न्यायपालिका ने उसको 2 वर्ष से ज्यादा कैद की सजा सुनाई है, 2 वर्ष से ज्यादा कैद, ठीक है, एक प्रावधान यह है, तो भी वो निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान यहां पे देखेंगे, अगर उसने समय पर चुनावी व्यय का ब्यौरा नहीं दिया, ठीक है, चुनावी व्यय का ब्यौरा नहीं दिया, ठीक है, तब भी उसको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। समय पर आपको चुनावी खर्च जो किया है उसका बताना होगा। चौथा है कि लाभ के पद पर अगर है वो, ठीक है, किसी सरकारी संस्था में लाभ के पद पर है, तब भी उसको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। और एक और है कि लगभग अस्पृश्यता, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी हो गई, और सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब मामलों में वो कभी दोषी ना रहा हो, ठीक है, दहेज प्रथा जैसे मामलों में अगर वो दोषी रहेगा तब भी वो कर दिया जाएगा। अब इसका प्रोसेस तो ये आपको पता लग गया कि ये है। अब ये देखना है कि चुनाव आयोग के अंदर इसके अंदर क्या पावर है इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, उपचार क्या उपलब्ध हैं। एक तो आप ये देखिए, हम लोगों ने आधार बता दिए, और चुनाव इसके अंदर जो डिसीजन है ना, अंतिम निर्णय कौन लेगा, इसके अंदर अंतिम निर्णय कौन लेगा, ये प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस क्या है, कैसे आप निर्योग्य घोषित कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेगा राष्ट्रपति या गवर्नर, और किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की सिफारिश पर ज़्यादा जो है ये निर्णय लिया जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आंसर में मेंशन करनी चाहिए थी। दूसरा आप यहाँ पर देखिए कि उपचार क्या उपलब्ध है उसके पास। एक तो वो चुनाव के दौरान याचिका कर सकता है, ठीक है,
चुनाव याचिका इलेक्शन कमीशन के सामने ही वो बात कर सकता है। दूसरा, न्यायपालिका के समक्ष जाएगा, और ये याद रखिएगा कि सबसे पहले उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी को निरयोग्य घोषित कर दिया था हाई कोर्ट ने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था उस समय का, प्रधानमंत्री थी और इनको नियोग्य घोषित कर दिया गया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे। तो न्याय का उपचार उपलब्ध है उनके पास, वो जा सकते हैं न्यायपालिका में और न्यायपालिका उनके फेवर में वर्क भी कर सकती है अगर वो सही हैं तो। और चुनाव आयोग इसी दौरान, मैंने बोला ना, इलेक्शन कमीशन जो है वो सिविल न्यायालय के तौर पर काम करता है, उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो है वो निर्णय लेते हैं। तो सिविल न्यायालय के तौर पर हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस प्रश्न को लेकर समझ ली। काफ़ी बड़ा प्रश्न है लेकिन हम लोगों ने समझ लिया इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। पहली चीज़ ये बताएंगे विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुण्य प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं क्या? बताएंगे। राज्य विधानसभा का स्तर आयोजित कर सकता है वो, सत्र आयोजन, ठीक है ना। दूसरी उसकी विधायी शक्ति क्या हो सकती है, बताएं जल्दी से। जो राष्ट्रपति करता है कि पहले सत्र को संबोधन करता है, ठीक है, चुनावों के पश्चात, वो भी तो विधायक ये कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताएंगे। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6वां जो भाग है विधान परिषद के, उसके लिए कला, सहकारिता आंदोलन और इसके लिए कुछ पदों को मनोनीत कर सकता है ना विधायक, ये राज्यपाल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये भी तो इसकी पावर है। तो कहीं ना कहीं पर ये विधायिका, इसकी विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल की। कुछ आप देखेंगे, देखिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है कुछ विधेयकों को, ये है ना। जब अगर मान लीजिए राज्यपाल के पास, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर गवर्नर के पास कोई बिल गया है, वो या तो उसकी अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है, वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए वो राष्ट्रपति को उसको आरक्षित करना ही होगा। जैसे मान लीजिए डीपीएसपी में कुछ बदलाव कर रही है राज्य विधायिका, तो भी उसको करना होगा। या हाईकोर्ट की शक्तियां कम करती है, हाईकोर्ट की शक्तियां को कम करने वाला कोई ऐसा विधेयक राज्य विधायिका में पारित किया गया है ना, ऐसा कोई बिल है, तब भी गवर्नर उसको पी को भेजेंगे, मतलब राष्ट्रपति को जरूर भेजेंगे। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए कि ये विधायिका को लेकर ये चीजें इस तरह से राज्यपाल की शक्तियां हैं, ठीक है, शर्तें हैं जिसके आधार पर उसको करना होगा काम। दूसरा, मुझे ये बताइए कि राज्यपाल क्या करता है ना, कई बार क्या करता है, विधेयकों का जो है अध्यादेश जो है, ठीक है, आपको पता होगा किसके अंदर है पावर, ये राष्ट्रपति को है 123 के अंदर, और जो है राज्यपाल को है 213 के अंदर, ठीक है। गवर्नर को अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो पावर है ये। तो होता क्या है ना, आज तक जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा यह रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इशू ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता रहा है कि भाई साहब आप जो है ना, इससे विधायिका की पावर को छीनने का काम कर रहे हैं। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश संसद के समानांतर शक्ति है ना, है ना। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश एक चीज मान के चलिए, संसद के सत्र या विधायिका के सत्र कार्य नहीं कर रहे, सदन कार्य नहीं कर रहे, उस दौरान जो है गवर्नर जो है वो कोई, मतलब मान लीजिए मंत्री परिषद के कहने पर एक एक्ट को पारित कर सकता है, ठीक है, वही अध्यादेश है। अध्यादेश पारित करेगा, वो कानून के समान उसकी पावर होगी, ठीक है। वो 6 महीने और 6 हफ्तों तक वो वैध रह सकता है, उसके बाद उसको विधायिका से पारित कराना होगा। तो इसके चलते ना, जैसे इस अध्यादेश के चलते जो राज्य सरकारें हैं ना, वो अपने कुछ कामों को, मतलब कुछ ये मान लीजिए आप, जो सीधे रास्ते से कार्य नहीं हो सकता ना, जो सीधे रास्ते, उसको पीछे के रास्ते से करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। मतलब उसको विधायिका से पारित करवाती नहीं है, तो फिर गवर्नर के माध्यम से वो अध्यादेश पारित करवा देती है। तो कहीं ना कहीं पर आप सोचिए, ये राज्य विधायिका की शक्ति को कम नहीं करता है क्या? तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो बार बार पुनः प्रख्यापित करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं पर राज्यपाल के लिए सही चीज नहीं होती है, ठीक है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। ये तो मैंने कई बार आपको बताया, जल्दी से देख लीजिए 1-2 मिनट में। देखिए, जो बीजेपी राष्ट्रीय दल कौन से हैं भारत में, ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, मेन तो यही है, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी मान सकते हो आप, वैसे आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बोली जाती है। अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस ये चाहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद जो है केंद्रीकरण हो, पावर, सत्ता का केंद्रीकरण हो, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो।
वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सरकार चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास बने रहे, ये पार्टियां चाहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनको पता है हमें सरकार में आना है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है ना, क्षेत्रीय दल कौन से हैं? तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी जैसे मैंने आपको बताया, है ना, या फिर दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां हैं। ये दल क्या चाहते हैं कि भाई आप क्या करो, राज्यों के पास पावर ज्यादा दो, ठीक है, राज्यों के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए और राज्य स्वायत्तता, स्टेट ऑटोनॉमी पर ज्यादा का मतलब ध्यान देना चाहिए। ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, तो हम राज्य स्वायत्तता, जितनी ऑटोनॉमी हमें मिलेगी उतना बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बार बार किसी ना किसी बात पर निर्देश देती रहती है, तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं उनके प्रभाव के चलते। तो ये तो स्पष्ट है ना, ये चाहते हैं, ये छोटे मोटे जो हैं दल हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं, ये चाहते हैं इनकी क्षेत्रीय मांगों की पूर्ति हो। इसके लिए क्या चाहते हैं? ये चाहेंगे अगर राज्य सरकार पावरफुल होगी तभी तो क्षेत्रीय मांगे पूरी होंगी। इनके इलेक्शन भी तो इससे जुड़े हुए हैं। जीतना तो चुनावों में इनके लोगों ने है ना, स्टेट के लोगों ने जिताना है, और स्टेट के निर्णय ये ले नहीं पाते स्वायत्तता के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर नदी जल परियोजना, कई चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से दबाव रखती है इन पे, तो ऐसी स्थिति में ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि वो सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो बना रहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर बनी रहे। कांग्रेस भी यही चाहती है, बीजेपी यही चाहती है, ये दोनों पार्टियां मुख्य तौर पर यही चाहती हैं। वैसे भारत में 6 से 7 राष्ट्रीय दल हैं, तो वो सब यही चाहते हैं। अब आगे से हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न कौन सा है। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक जो है वो करिए आप, ठीक है, परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर आप समझेंगे इस चीज़ को। ये देखिए बड़ा ही, मतलब मैं क्या बोलूं, बड़ा रैंडम सा प्रश्न पूछ लिया यूपीएससी ने, और हर बार ये ऐसा होता है। 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चों को मतलब दिक्कत क्रिएट करते हैं। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है 2022 में, उस वजह से ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए क्या डिफरेंस क्या है। एक तो डिफरेंस ये है, हम लोग वैसे प्रेसिडेंट की बात करेंगे, लेकिन एक माइनर डिफरेंस इंपॉर्टेंट वाला समझ लीजिए। भारत में जो है ना प्रधानमंत्री सरकार है, फ्रांस में जो है वो अमेरिका की तरह राष्ट्रपति सरकार है। ये मेन डिफरेंस एक तो ये है। दूसरा आप सोचिए, आप दोनों प्रेसिडेंट और इसकी बात कर देते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उनके राष्ट्रपति की, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा वही पूछा है। अब देखिए फ्रांस में क्या है, 23 वर्ष से अधिक का जो व्यक्ति है ना वो राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में यही उम्र जो है 35 वर्ष है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है अब अप्रत्यक्ष रूप से सांसदों द्वारा और इनके द्वारा, विधायकों द्वारा चुना जाता है। आपको पता ही है वो प्रक्रिया, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ये डिफरेंस है। उसके अलावा इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए ना 500 चुने हुए प्रतिनिधियों का सपोर्ट आवश्यक है ना। इसके लिए 50 प्रस्तावक और प्रतिवेदक होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति और उसमें डिफरेंस है। एक और डिफरेंस यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति में अगर एक बार नहीं जीत पाता ना राष्ट्रपति, तो द्वितीय राउंड भी हो सकता है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बस यही पूछा है यूपीएससी ने, आप जल्दी से बता देंगे इसको। जो भी करंट अफेयर में बड़ा देश रहता है ना, उसकी प्रक्रिया को आप तुरंत आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि मेंस में पूछा जा सकता है प्रश्न। 14वां प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न देखेंगे। आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। जल्दी से पहले इसको आप देखेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। आपको पता है जब चुनावों के तारीख की घोषणा होती है ना, उसी दिन से एमसीसी लागू हो जाती है, और तब तक रहती है जब तक जो है आपका निर्णय नहीं आ जाता कि कौन विजयी हुआ, तब तक ये चीज़ें लागू रहती हैं, है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। एक नियम है किस चीज़ के लिए, राजनीतिक दलों को थोड़ा नियंत्रित रखने के लिए, है ना। राजनीतिक दल थोड़ा सा सभ्य तरीके से व्यवहार करें, इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था। अब निर्वाचन आयोग इसके माध्यम से क्या करता है, देखिए पहली चीज़ तो ये करता है ना, जैसे क्या होता है जब से एमसीसी लागू हो जाती है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो प्रशासनिक मशीनरी है वो राज्य सरकार के से हटकर किसके तहत आ जाती है, इलेक्शन कमीशन के तहत, निर्वाचन आयोग के तहत। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो अब राज्य सरकारें चेंज नहीं कर सकती आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, जो भी चीज़ें हैं उनको हटाना या कुछ, वो इलेक्शन कमीशन देखता है, सबसे बड़ी पावर। तो चुनावों का संचालन भी कहीं ना कहीं पर इलेक्शन कमीशन के तहत ही होता है, तो ब्यूरोक्रेसी इनके तहत ही वर्क करती है।
तो ये सब चीज़ें, और सोचिए स्टार प्रचारक, अगर मान लीजिए स्टार प्रचारक जो है, आपको पता ही है हर पार्टी रखती है जब इलेक्शन आता है, इनको भी नियंत्रित रखती है कि इनका व्यय का ब्यौरा क्या है, किस तरह से ये इनको निरयोग्य भी घोषित कर देता है इलेक्शन कमीशन। कई बार किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित भी कर सकता है, दलों को बैन भी कर सकता है, कई सारी पावर्स जो हैं एमसीसी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन यूटिलाइज करता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, एक दो मुद्दे आपको जरूर बताने चाहिए। एक मुद्दा इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब बाध्यकारी का मतलब ये है कि इसका कानूनी जामा नहीं है, इसका कानूनी रूप जामा नहीं पहनाया गया। इस वजह से ना जो राजनीतिक दल हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे इसकी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है, या सीमा बोल सकते हो, इसकी सबसे बड़ी सीमा यही है ना। और दूसरा आप देख लेंगे इलेक्शन कमीशन को, कई बार आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन बहुत ही स्लो रहता है कुछ वर्क में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने में कई बार चुनाव आयोग की आलोचना की गई है। तो इस स्थिति में भी आप चीजें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा प्रोसेस को तेज करना चाहिए। कुछ मुद्दे भी आप बताकर इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरती से एंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। एक तो मुझे ये बात बताइए, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी भारत की इस समय की परेशानियां हैं। मुद्रास्फीति आपको पता ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्रॉस कर गया है 2 से 6% का हमारा जो टारगेट रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत, लेकिन इसको क्रॉस कर गई है हमारी कई बार। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है ना, भारत का एक डाटा लीक हुआ था सरकार का, जिसमें बोला गया था कि 45 वर्षों में, पिछले 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है भारत में इस समय। तो अब यही यूपीएससी ने पूछ लिया, दोनों मुद्दे मेन पूछ लिए कि बताइए कि भैया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे काम करेंगे ना तो समाज के जो वंचित वर्ग है उन पर ज़्यादा काम हो पाए। क्यों मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी ने प्रश्न क्यों पूछा है, समझिए। वंचित वर्ग जो होते हैं ना, गरीब वर्ग जो होते हैं, वंचित वर्ग जो होते हैं उनका गरीबों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, महंगाई का। और अगर बेरोजगारी होती है, अगर बेरोजगारी, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी यही लोग होते हैं, है ना। भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग तो गरीबी की रेखा के माना जाता है कि गरीब हैं, तो उनको ही तो प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति में इसको दूर करना जरूरी है, बेरोजगारी, और इसके लिए सरकार को स्किल पर काम करना चाहिए, सरकार को नए नए प्रोजेक्ट लाने चाहिए, प्राइवेट क्षेत्र को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करे। महंगाई के लिए कोशिश करें एमसीसी को कि जवाबदेही फिक्स करें, जवाबदेहिता, है ना। बोला गया था ना, कानून जब बनाया गया था एमसीसी के लिए, जो मौद्रिक नीति समिति है उसके लिए कानून बनाया था कि अगर आप इसको ब्रेक कर जाएंगे तो आपकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी इस डायरेक्शन में करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? आप जल्दी से इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। प्रश्न क्या है, देखो डोनर जो हैं इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जैसे मान लीजिए बैंक है या विकास बैंक की अवधारणा भारत में हो रही है ना, स्थापित भी किया गया ना एक कानून के माध्यम से। भारत में डेवलपमेंट बैंक बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए लोन देगा, ठीक है, मान लिया। बट मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इससे सामुदायिक भागीदारी कम नहीं हुई? कैसे समझेंगे इसको? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कैसे समझेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं आपस में जुड़ती थी, महिलाएं आपस में एक भागीदारी करके और एक दूसरे को लोन देती थी। लेकिन अब क्या, मान लीजिए बैंक वहाँ पर घुसेगा तो ये कमज़ोर होगी कि नहीं? मान लीजिए वहाँ पर विकास बैंक घुसेगा तो ये कमज़ोर होगी कि नहीं? मान लीजिए कुछ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अगर आपस में पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, बैंक ऋण दे रहे हैं, तो ये क्या बुरा है? इसमें कुछ बुरा है क्या? ये मजबूत होगा तो ज़्यादा बेहतर है ना। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप का मजबूत होना भारत के लिए तो बहुत बेहतर है ना। वही प्रश्न इसमें पूछा गया है, कहीं ना कहीं पर यह सामुदायिक भागीदारी को कमज़ोर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। सबसे पहले इसमें समझ लीजिए आप, 2009 का आरटी एक्ट लाया गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके तहत क्या दिया गया? सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये वर्ड जरूर यूज करने हैं आपको एग्जामिनेशन में, यूपीएससी खुश हो जाता है इन चीज़ों से। सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के नागरिकों को, बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन
अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की गई और ये अब उनका कानूनी अधिकार बना दिया गया, राइट बना दिया गया। इससे पहले नहीं था, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ठीक है, दे दिया आपने ये राइट। अब मुझे एक बात बताइए, यूपीएससी पूछ रही है कि इसकी आपने कितने बच्चे ऐसे देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाय की दुकानों पे काम करते हैं। एक तो ये देखिए, चाय की दुकानों पे वर्क कर रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे जो कई और श्रम कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और एक चीज़ आप देखिए, परिवारों जो भारत के लोग हैं ना, जो परिवारों की एक जो सोच है वो पता है क्या है कि निजी स्कूलों में जाना चाहिए बच्चा, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। और ये तो अधिकार जो है सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों में थोड़ा आरक्षण है पर उतना व्यापक पैमाने पर नहीं है चीज़ें। सरकारी स्कूल बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, परिवार भेजना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या ये सब क्या है, नेगेटिव पॉइंट ही तो हैं। इसके होने के बावजूद भी ये सब हो रहा है, बच्चाए की दुकानों पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका महत्वता तो बताओ पहले, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में बात तो करो बच्चों के साथ, ठीक है। पूरी इसकी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाओ ताकि इस वजह से फिर वो कहीं ना कहीं पर इससे जुड़ सकें। इसका फ़ायदा तभी होगा इस एक्ट का जब हम इसके बारे में जागरूकता फैला सकें, ठीक है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप जल्दी से। अगला प्रश्न जो है I2U2 को लेकर है। हम लोगों ने पढ़ा है ना इसके बारे में, काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखा था I2U2 के बारे में। ये ग्रुप है, नया गठजोड़ बन रहा है जिसके अंदर भारत है, यूपीएससी ने दे भी दिया है, भारत है, इजराइल है, यूएई है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये ग्रुप बना है, देखिए इसको मध्य एशिया के दृष्टिकोण से जोड़ के देखा जाता है, ठीक है ना। पश्चिमी एशिया में ये काफ़ी अग्रेसिव ग्रुप बन रहा है अब धीरे धीरे। कैसे और काउंटर, मैंने आपको कई बार समझाया, वो सीधा ही प्रश्न यहाँ पर अगर आप वो सिर्फ रूपरेखा ही समझा देते ना यहाँ पर जो मैंने आपको प्रश्न में बताई थी, तो कहीं ना कहीं पर चीज़ें और बेहतर हो जाती। जैसे एक गुट बन रहा है, एक तरफ का चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ठीक है, कुछ हद तक मलेशिया था, फिर वो पीछे हट गया था, ठीक है, और रूस तो है ही है इन लोगों के साथ। तो ये जो गुट बन रहा है ना, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका कहीं ना कहीं पर प्रयास कर रहा है। एक तो उसने क्वाड बना दिया इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए, दूसरा वो I2U2 उसने ग्रुप बनाया है जिसमें भारत, इजराइल ये शामिल है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ भारत के लिए ये है ना, इसमें भारत की ये है, भारत की स्थिति को किस तरह रूपांतरित करेगा, ये प्रश्न में पूछा है। देखिए भारत के लिए बेहतरी चीज़ ये है कि पश्चिम एशिया में पहली बार उसकी भू राजनीति में, उसकी जियोपॉलिटिक्स में, भू राजनीति में भारत की महत्वता को गिनाया गया, भारत को इम्पोर्टेंस समझा गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर भारत यहाँ पर इस ग्रुप में एक्टिव रहता है तो इस ग्रुप को भी तो काउंटर कर पाएगा चीन, सबसे बड़ी समस्या, और पाकिस्तान, और तुर्की भी भारत के अगेंस्ट ही काम करता है। आपको पता है कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाता है तुर्की। तो ऐसी स्थिति में भारत इसको बैलेंस करेगा कि नहीं, बेहतर होगा। और दूसरा, चीन को बैलेंस करने के लिए हम अमेरिका के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे, क्योंकि देखिए मैंने कई बार आपको बताया है भारत की अब मजबूरी बन गई है। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे देश के हमारे रिश्ते खराब हों, बट चीन लद्दाख में किस तरह से चिंताएं उत्पन्न करता रहा है पिछले 1.5-2 साल में, हम लोगों ने देखा है। हमारे सैनिकों की हत्या तक करी है उसने। तो ऐसी स्थिति में, और सीमा विवाद को लेकर वो उलझाई स्थिति बनाई रखता है, ठीक है, अस्थिरता बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में हमारी मजबूरी बन जाती है अमेरिका के साथ काम करना। बस यही प्रश्न घुमा के पूछा है मैंने, बहुत अच्छे से आप लोगों को IR की क्लासेस में समझाया था। आप सोचिए, एक चीज़ यहाँ पे समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 10 क्लासेस अभी IR की, मतलब जो मैंने IR करंट अफेयर पढ़ा है, लगभग 10 से 12 क्लासेस हुए हैं। उसमें से जो आपका लगभग 2 प्रश्न तो सीधे पूछे गए हैं, 2 प्रश्न तो सीधे पूछ लिए गए हैं यूपीएससी में, ठीक है। I2U2 हम लोगों ने किया और भारत श्रीलंका हम लोगों ने कर रखा था। सीधे प्रश्न दोनों आए हैं और बहुत अच्छे से आप लोग हैंडल कर सकते थे अगर जिन बच्चों ने IR की क्लासेस सुनी होंगी। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वच्छ वायु आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो पेरिस आंदोलन से आप लेंगे। पेरिस जो समझौता हुआ, ठीक है, इसमें भारत बहुत एक्टिव रोल निभाया था भारत ने, ठीक है। सबसे पहले भारत ने अपने जो नेशनल कंट्रीब्यूशन के जो टारगेट थे वो दिए थे कि किस तरह से हम 33 से 35% ऊर्जा को वो करेंगे,
ठीक है, अपना जो उत्सर्जन है कार्बन का वो कम करेंगे, फिर 3 बिलियन के आसपास टन हम जो है कार्बन सोखेंगे। ये सब चीज़ें भारत ने टारगेट दिया था, ठीक है। 40% से ज़्यादा हम नवीकरणीय ऊर्जा का पार्टिसिपेशन करेंगे, ये भारत ने सबसे पहले दिया। सबसे पहले तो ये देखिए भारत अग्रेसिव तौर पर चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, अपने बड़े बड़े टारगेट भारत ने लिए हैं। फिर भारत देखिए एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर इस्टेब्लिश किया, है ना। ये तो क्या ये भारत की व्यापकता को नहीं दर्शा रहा है? बड़े बड़े मंचों पर भारत डिसीजन ले रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो भारत में है, गुड़गांव में। तो ये कहीं ना कहीं पर अच्छी चीज़ है भारत के लिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो भारत में है, और अब इसके लगभग यूएन के सभी सदस्य जो है देश हैं इसमें भागीदार हैं। भारत नेतृत्व कर रहा है इसका, भारत फ्रांस के साथ मिलकर। बड़ी अच्छी चीज़ है कि नहीं? भारत ने अभी भी और बड़े बड़े टारगेट्स लिए हैं ताकि जल्दी से पर्यावरण की दिशा में कई ऐसे ऐसे कदम भारत ने लिए पर्यावरण के लिए, जो भारत कहीं ना कहीं पर जल्दी से इस चीज़ों को पूरा कर सके, पर्यावरण की दिशा में बहुत ही बेहतरी का प्रयास कर सके। ठीक है, हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोयले का हम लोग यूज़ कम करना कर दिए हैं। ई वाहन आप सोचिए, भारत ई वाहन नीति लेकर आया है, इसको लेकर हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर पश्चिम के देशों में और यूएन के मंच पर भी कई बार भारत की सराहना की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री को लेके कई अवार्ड भी मिले हैं, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला भारतीय प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये भारत की पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, हम लोगों ने बहुत अच्छी सी चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यूपीएससी का जो पेपर बन रहा है ना, ठीक है, हम लोगों ने दोनों पेपर आज डिस्कस कर लिए। मेरी कोशिश ये थी आज के टाइम, हालांकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगा कि आज के आज बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए एनालिसिस। देखिए यूपीएससी के प्रश्नों में हमें ये देखना होगा कि अनएक्सपेक्टेशन का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप ऐसे प्रश्नों को ना रट्टाफिकेशन से सॉल्व कर नहीं सकते। रट लीजिए, आप कितना रटेंगे, यूपीएससी प्रश्न ही कुछ और बना रहा है। तो उसके लिए जरूरी है थोड़ा माइंड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है ना, माइंड जितना एप्लीकेबल होगा ना आपका, जितना आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, उतना बेहतरी से आप उसको प्रश्न को सॉल्व कर पाएं। मैंने आप लोगों के सामने ये प्रश्न सॉल्व पता क्यों किए हैं? आंसर तो आप लोगों को आज से कुछ दिन बाद कई जगहों पर मिल जाएंगे। मैंने ये सॉल्व करके ये आप लोगों को एक डायरेक्शन दिया है कि आपको ये पता चले कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व कैसे करना है। अगर हमें प्रश्न नहीं भी आ रहे, आपके सामने बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स निकाल रहा हूँ मैं, ताकि आप समझ पाएं। यूपीएससी भी आपसे कोई बहुत बड़ा अफलातून नहीं चाहता है कि आप बड़े बड़े साइंटिफिक आंसर लिखिए, नहीं, वो आपसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछ रहा है, बस आपको उसको बता देना है। तो ठीक है, आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल अगर पेपर होता है दोबारा से, तो फिर हम लोग अगले पेपर को डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।